प्रकाश वैद्युत प्रभाव का दूसरा लेक्चर होगा। आज के लेक्चर में हम लोग मेनली 4 टॉपिक के बारे में जानेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग को कार्यफलन के बारे में जानना होगा। उसके बाद हम लोग दहली आवृत्ति के बारे में जानेंगे, फिर दहली तरंगदैर्घ्य के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम लोग संतृप्त धारा के बारे में जानेंगे। तो आज दूसरे लेक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ टर्म के बारे में जानेंगे और उनमें हम लोग का पहला टर्म होगा, हेडिंग बना लेंगे, वर्क फंक्शन या हिंदी में कहा जाए कार्यफलन। बोर्ड एग्जाम में इनका डिफिनेशन बहुत ज्यादा पूछता है। जो भी आज मैं आपको परिभाषाएं बताऊंगा वह बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। बोर्ड एग्जाम में इन टर्म की परिभाषा काफी पूछी जाती है। तो आज हम लोग का जो पहला टॉपिक होगा, जो पहला टर्म हम लोग जानेंगे वह वर्क फंक्शन होगा, यानी कार्यफलन क्या होता है। तो चलिए समझा जाए कि कार्यफलन होता क्या है। तो कार्यफलन को हम लोग W से या फाई से निरूपित करते हैं। कार्यफलन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग W या फाई सिंबल का यूज करते हैं। अब आप सुनिए कि कार्यफलन होता क्या है। या कोई मेटल है, जब मेटल के ऊपर लाइट गिरता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वह लाइट के एनर्जी को एब्जॉर्ब करके मेटल को छोड़ के बाहर चलाता है। प्रकाश गिराने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हुआ तो इस घटना का नाम प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, और इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों का नाम प्रकाश इलेक्ट्रॉन, और इनके कारण बहने वाली धारा को हम लोग प्रकाश धारा कहते हैं। तो जब मेटल के ऊपर लाइट गिराया जाता है उचित आवृत्ति या उचित ऊर्जा का, तो मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगा, उसी न्यूनतम आवश्यक ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाता है। क्या होता है कार्यफलन? तो कार्यफलन वह लोवेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी होगा, माने ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होगा। ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होगा जिस मात्रा के द्वारा इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़ के बाहर चलाएगा, या अन्य शब्दों में कहा जाए तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा। कार्यफलन ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होगा जिस मात्रा के द्वारा इलेक्ट्रॉन धातु को छोड़ के बाहर चलाएगा, या कहिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएगा। जब हम लोग मेटल के ऊपर उचित ऊर्जा का प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, या कहिए प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो जितने न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश या वह न्यूनतम ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, उस न्यूनतम ऊर्जा का नाम कार्यफलन होगा, जिसे W या फाई से निरूपित करेंगे। कोई भी ऊर्जा का जो प्रकाश होगा वह इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल पाएगा। इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए एक न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जिस न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश या वह न्यूनतम ऊर्जा जो मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, उस न्यूनतम ऊर्जा का नाम कार्यफलन होगा। इसे W या फाई से हम लोग निरूपित करेंगे। तो सबसे पहला काम आप कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए, धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए
ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के लिए, कुछ भी आप लिख सकते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए ब्रैकेट में प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के लिए धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए ब्रैकेट में प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W या फाई से निरूपित करते हैं। धातु के पृष्ठ से मुक्त इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए ब्रैकेट में प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W या फाई से निरूपित करते हैं। चलो भाई, कार्यफलन का फार्मूला आप देखिए। मान लीजिए यह जो आपतित प्रकाश है उसकी आवृत्ति ν0 होने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। यह जो आपतित प्रकाश है इसकी आवृत्ति ν0 होने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो कार्यफलन हम लोग का होगा hν0। कार्यफलन माने ऊर्जा, और फोटॉन की ऊर्जा hν होता है। हमने मान लिया कि ν0 आवृत्ति का फोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, तो कार्यफलन का फार्मूला होगा hν0, जहां h प्लैंक कांस्टेंट होगा और ν0 वह न्यूनतम आवृत्ति होगा जिस न्यूनतम आवृत्ति का फोटॉन इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला, और इस न्यूनतम आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या दहली आवृत्ति कहते हैं, जो हम लोग का अगला परिभाषा होगा। समझेगा, इसी आवृत्ति के द्वारा ऊर्जा को घटाया बढ़ाया जा सकता है। आवृत्ति घटेगा तो फोटॉन का ऊर्जा घटेगा, आवृत्ति बढ़ेगा तो फोटॉन का ऊर्जा बढ़ेगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था आवृत्ति बढ़ाने पे ऊर्जा बढ़ता है और तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पे ऊर्जा घटेगा। हमने यह मान लिया कि न्यूनतम ν0 आवृत्ति का फोटॉन इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, तो कार्यफलन होगा hν0, जहां h प्लैंक कांस्टेंट होगा, सबको मालूम है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकंड होगा। ν0 वह न्यूनतम आवृत्ति होगा और इस आवृत्ति का नाम होता है दहली आवृत्ति। जरा कार्यफलन का यूनिट आप लोग जान लीजिए, तो कार्यफलन ऊर्जा होता है और ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। तो कार्यफलन का ऐसा यूनिट जूल होगा क्योंकि कार्यफलन न्यूनतम मात्रा है ऊर्जा की जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा, और ऊर्जा का यूनिट जूल होता है, तो कार्यफलन का भी यूनिट जूल होगा। लेकिन जो मोस्टली यूज्ड यूनिट होगा, माने जो सबसे ज्यादा कार्यफलन का मात्रक यूज किया जाएगा, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। कार्यफलन का ऐसा यूनिट जूल होगा, लेकिन सबसे अधिक जो कार्यफलन का मात्रक यूज किया जाएगा, जो कॉमनली यूज यूनिट होगा, वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो इसको आप छाप लीजिए, कार्यफलन का फार्मूला, इसका एसआई मात्रक, और सबसे ज्यादा जो कार्यफलन का हम लोग यूनिट यूज करेंगे वह होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो धातु से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जितनी न्यूनतम ऊर्जा को देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है, उसी न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को नाभिक ने बांध कर रखा है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। जितने न्यूनतम ऊर्जा को देकर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जा सकता है,
उसी न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहा जाएगा। कार्यफलन का जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला यूनिट होगा वह इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब हम लोग नोट में यह जानेंगे कि किस मेटल का कार्यफलन न्यूनतम होता है और किस मेटल का कार्यफलन अधिकतम होता है। तो जिस मेटल का आकार बड़ा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता है। कम ही ऊर्जा देने पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो उसका कार्यफलन कम होगा। ध्यान से आप सुनिएगा, जिस मेटल का आकार बड़ा होगा, जब मेटल का आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे नाभिक का आकर्षण बल कम होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा, कम ही ऊर्जा देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो उस मेटल का कार्यफलन कम होगा। और जिस मेटल का आकार छोटा होगा, जब मेटल का आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रबलता से बंधा होगा, इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन होगा, अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा तो उस मेटल का कार्यफलन अधिक होगा। अगर मेटल का आकार बड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, कम ही ऊर्जा खर्च करने पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो उसका कार्यफलन कम होगा। और जिस मेटल का आकार छोटा होगा वहां इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, अधिक ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा तो उसका कार्यफलन अधिक होगा। तो सबसे बड़ा आकार किस मेटल का, अगर हम लोग एस ब्लॉक के ग्रुप 1 में जाएंगे तो उधर एस ब्लॉक का आकार बड़ा होता है क्योंकि बाएं से दाएं जाने पे आकार घटता है। तो ग्रुप 1 में है ऊपर लिथियम, नीचे सोडियम, पोटेशियम, रबिडियम, सीचियम। तो सबसे बड़ा आकार सीचियम का होगा, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव उसको छोड़ दिया जाए तो सबसे कम वर्क फंक्शन होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में, सारे मेटल में सबसे कम कार्यफलन सीचियम का होगा और सबसे अधिक कार्यफलन प्लैटिनम का होगा। तो अब आप नोट में लिख लीजिएगा कि सीचियम का कार्यफलन न्यूनतम और प्लैटिनम का कार्यफलन अधिकतम होता है। सीचियम का कार्यफलन न्यूनतम और प्लैटिनम का कार्यफलन अधिकतम होता है। सीचियम का आकार सबसे बड़ा है, इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है तो सीचियम का कार्यफलन सबसे कम होगा और प्लैटिनम का कार्यफलन सबसे अधिक होगा। अब आप एक क्वेश्चन लिखिएगा, सीजियम के ऊपर, सीजियम धातु के ऊपर $6575 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश गिराने पर सीजियम धातु के ऊपर 6575 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश गिराने पर तरंग दैर्घ्य दिया लाइट का, प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। सीजियम धातु के ऊपर 6575 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश गिराने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। सीजियम के कार्यफलन की गणना कीजिए। क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा, सीजियम धातु के ऊपर 6575 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश गिराने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाता है। सीजियम के कार्यफलन की गणना कीजिए। तो चलिए भाई डायरेक्ट हम लोग निकाल लिया जाए। कार्यफलन ऊर्जा होता है तो आपको फोटॉन का ऊर्जा निकालना होगा। जितनी फोटॉन की ऊर्जा होगा वही कार्यफलन होगा।
क्योंकि जिस न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है उसको कार्यफलन कहते हैं। और ऊर्जा निकालने का मैंने तरीका बताया है कि अगर लैम्डा एंगस्ट्रॉम में दिया हो, तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में हो, तो 12,375 में भाग करिएगा, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो 12,375, तरंग दैर्घ्य का मान हमने रखा 6575 एंगस्ट्रॉम और ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने पर मेरे हिसाब से आएगा सीजीएम का कार्यफलन होता है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाकी आप इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन इतना आना चाहिए। और एक सीजीएम का रियलिटी में कार्यफलन होता है। तो क्वेश्चन में था कि सीजीएम के ऊपर 6575 एंगस्ट्रॉम का लाइट गिरा और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो कार्यफलन बताइए। कार्यफलन ऊर्जा की वह न्यूनतम मात्रा होता है जो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, और ऊर्जा निकालने का सूत्र होता 12,375, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। हमने मान रखा और ऊर्जा का मान आ गया 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको आप चेक कर लीजिएगा, छाप लेंगे। थोड़ा सा आप क्वेश्चन में चेंजिंग करिएगा, या 6575 न लिख के 6875 कर लीजिएगा, बाकी आपका आंसर ये आ जाएगा। तो कार्यफलन हमने जान लिया। अब कार्यफलन के बाद अगला हम लोग का टॉपिक होगा दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब अगला टॉपिक आप हेडिंग बना लीजिएगा, दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दहली आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझा जाए कि दहली आवृत्ति क्या होगा। तो जिस न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उसको कार्यफलन कहा था हमने, और जितने न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उसी न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति कहा जाएगा। और इसे हम लोग μ0 से निरूपित करेंगे। यह सारी परिभाषाएं आपको तैयार करना होगा क्योंकि सब बोर्ड का क्वेश्चन है। दहली आवृत्ति क्या होगा, जिस न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उसी न्यूनतम आवृत्ति को दहली आवृत्ति। जैसे जैसे हम लोग आवृत्ति घटाएंगे ऊर्जा का मान घटेगा। जिस न्यूनतम आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन बाहर निकले लेकिन आवृत्ति का मान उससे कम कर देने पे इलेक्ट्रॉन बाहर ना निकले, उसी न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहेंगे, दहली आवृत्ति। या फिर आप ऐसे कहिए कि जो आवृत्ति कार्यफलन बराबर ऊर्जा को प्रदान करेगा उसे दहली आवृत्ति, या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, दहली आवृत्ति। और इसे μ0 से निरूपित करेंगे। और μ0 का फार्मूला क्या होगा, मैंने लिखा था W बराबर h μ0, तो μ0 बराबर होगा W बटे h होगा, जहां W कार्यफलन होगा और h होगा प्लांक कांस्टेंट। हम लोग जानते हैं कि आवृत्ति का मान घटाने पे ऊर्जा का मान घटेगा। जितने न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा उसको दहली आवृत्ति कहेंगे। और अगर आवृत्ति का मान इससे कम हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा और दहली आवृत्ति को निरूपित किया जाएगा μ0 से। तो पहले इसकी परिभाषा लिख लिया जाए। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर दे, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति
जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर दे उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्पन्न कर दे उसे दहली आवृत्ति कहते हैं। इसे ν0 से निरूपित करते हैं। इसे ν0 से निरूपित करते हैं। चलो इसको समझा अच्छा है। यह कोई मेटल है, इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितने न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगा उस न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन और कार्यफलन को प्रदान करने के लिए जितना न्यूनतम आवृत्ति चाहिए उसी न्यूनतम आवृत्ति को क्या कहेंगे? दहली आवृत्ति। और इसे ν0 से निरूपित किया जाएगा। तो इसे आप छाप लेंगे। तो दहली आवृत्ति के बाद अब हम लोग का नंबर आ गया दहली तरंग दैर्घ्य का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जाना चाहे कि दहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है। अब हम लोग का टॉपिक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ यानी दहली तरंग दैर्घ्य। दहली आवृत्ति को हमने ν0 लिखा था, इसी तरह दहली तरंग दैर्घ्य को λ0 लिखा जाएगा। समझा जाए कि दहली तरंग दैर्घ्य क्या होता है। आपको मालूम है W बराबर h ν0 और ν बराबर होता c/λ। आवृत्ति बराबर वेग बटे तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पे ऊर्जा का मान घटता है। जिस अधिकतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा उसी अधिकतम तरंग दैर्घ्य को दहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। दोबारा इसको समझिएगा। मैंने आपको फोटॉन की ऊर्जा बताया है। फोटॉन की ऊर्जा hν होता है बराबर hc/λ। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ाने पे ऊर्जा का मान घटता है। जिस अधिकतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा उसी अधिकतम तरंग दैर्घ्य को दहली तरंग दैर्घ्य कहेंगे। और दहली तरंग दैर्घ्य से अगर तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ा दिया जाएगा तो ऊर्जा का मान इतना कम हो जाएगा कि अब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। तो जिस अधिकतम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दे या आप कहिए कार्यफलन बराबर ऊर्जा प्रदान कर दे उसी अधिकतम तरंग दैर्घ्य को दहली तरंग दैर्घ्य कहेंगे और इसे λ0 से निरूपित किया जाएगा। तो कार्यफलन हमने लिखा था hν0, जहाँ ν0 था दहली आवृत्ति और ν बराबर c/λ होता आवृत्ति बराबर वेग बटे तरंग दैर्घ्य। तो ν0 बराबर c/λ0। तो λ0 बराबर hc/w, जहाँ λ0 को हम लोग क्या कहेंगे? दहली तरंग दैर्घ्य कहेंगे। तो जिस अधिकतम आवृत्ति तरंग दैर्घ्य का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगा उसी अधिकतम तरंग दैर्घ्य को दहली तरंग दैर्घ्य कहेंगे। अगर तरंग दैर्घ्य का मान इससे बढ़ जाएगा तो ऊर्जा का मान कार्यफलन से कम हो जाएगा। ऊर्जा का मान कार्यफलन से कम हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो दहली तरंग दैर्घ्य का वह अधिकतम मान होगा जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और तरंग दैर्घ्य का मान इससे अगर बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा क्योंकि ऊर्जा का मान कार्यफलन से कम हो जाएगा। तो इसके आप परिभाषा लिखिएगा। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य, वहां पे आपने न्यूनतम आवृत्ति लिखा था और तरंग दैर्घ्य में अधिकतम तरंग दैर्घ्य, क्योंकि तरंग दैर्घ्य बढ़ाने पे ऊर्जा घटता है। आपतित प्रकाश की
वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न कर दे, आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्पन्न कर दे, उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा 0 से निरूपित करते हैं। आपतित प्रकाश की वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्पन्न कर दे, उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे लैम्डा 0 से निरूपित करते हैं। ध्यान से अब आप सुनिए, जितने न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उसे कार्यफलन कहेंगे। जितने न्यूनतम ऊर्जा का प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा उसे कार्यफलन कहेंगे। कार्यफलन को प्रदान करने के लिए जितने न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होगा उसे देहली आवृत्ति कहेंगे। और इसी कार्यफलन को प्रदान करने के लिए जितने अधिकतम तरंग दैर्घ्य की आवश्यकता होगा उसे देहली तरंग दैर्घ्य कहेंगे। और इसे लैम्डा 0 से निरूपित किया जाएगा। तो इसे आप छाप लेंगे। तो देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य को जानने के बाद हम लोग का आज के लेक्चर का अंतिम टॉपिक होगा सैचुरेशन करंट यानी संतृप्त धारा। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, सैचुरेशन करंट या हिंदी में इसको कहा जाए संतृप्त धारा। संतृप्त धारा क्या होता है? यह मेटल का टुकड़ा है, इसके ऊपर जब हम लोग देहली आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश गिराएंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। यह मेटल जिसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है इसको कैथोड कहते हैं। और इसके सामने एक पॉजिटिव प्लेट रखा होता है जिसको एनोड कहते हैं। मेटल जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कैथोड कहते हैं। सामने एक पॉजिटिव प्लेट रखा होता है, धनात्मक विभव वाला प्लेट होता है जिसको एनोड कहते हैं। जब यह कैथोड से निकलने वाला सारा इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच जाता है तो प्रकाश धारा का अधिकतम मान होता है। और प्रकाश धारा के इसी अधिकतम मान को संतृप्त धारा या सैचुरेटेड करंट कहते हैं, या इसी को संतृप्त धारा या अंग्रेजी में सैचुरेटेड करंट कहते हैं। यह मेटल जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है उसको कैथोड कहते हैं। सामने एक पॉजिटिव प्लेट रखा होता है जिसको एनोड कहते हैं। जब कैथोड से निकलने वाला सारा इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच जाता है तो उस समय धारा का मान अधिकतम होता है, क्योंकि जब सारा इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएगा तो आवेश अधिकतम होगा, और अगर आवेश अधिकतम होगा तो धारा भी अधिकतम होगा। तो जब कैथोड से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच जाएंगे तो आवेश का मान अधिकतम होगा, तो धारा का मान अधिकतम होगा। और इसी अधिकतम धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो संतृप्त धारा क्या होता है इसकी आप परिभाषा लिखेंगे। जब कैथोड से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं, जब कैथोड से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं तो प्रकाश धारा का मान अधिकतम होता है। जब कैथोड से निकलने वाले सभी प्रकाश इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंच जाते हैं
तो प्रकाश धारा का मान अधिकतम होता है। इसी अधिकतम धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। इसी अधिकतम धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो जिस मेटल के ऊपर हम लोग लाइट गिराते हैं, जिस मेटल से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उसका नाम कैथोड होता है। सामने एक पॉजिटिव प्लेट रखा होता है उसका नाम एनोड होता है। जब कैथोड से निकलने वाला सारा इलेक्ट्रॉन एनोड पे पहुंच जाता है तो धारा का मान अधिकतम होगा, क्योंकि उस टाइम आवेश का मान अधिकतम होगा, और उसी अधिकतम धारा को संतृप्त धारा कहते हैं। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे समाप्त करेंगे। आज हमने कार्यफलन के बारे में जाना, हमने दहली आवृत्ति, दहली तरंगदैर्घ्य और संतृप्त धारा के बारे में जाना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट को कंप्लीट कर लेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल और प्रकाश वैद्युत प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक के साथ मिलेंगे।